क्या होता है, एनर्जी का ट्रांसफर। जैसे प्लांट को जो एनर्जी आती है सन से, प्लांट क्या करते हैं, फूड बनाते हैं। उस एनर्जी को कौन कंज्यूम करता है, हर्बीवोर्स। हर्बीवोर को कौन कंज्यूम करेगा, कार्निवोर। ठीक है, और जब सब के सब डाई मर जाएंगे तो उसकी एनर्जी कहां चली जाएगी, वो डिकम्पोजर्स के पास। एनर्जी का ट्रांसफर होता है एक जगह से दूसरी जगह, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, एनर्जी फ्लो। ठीक है, ट्रांसफर ऑफ एनर्जी इन द इकोसिस्टम कॉल्ड एनर्जी फ्लो। अब देखिए, यह आपका सन है, सन से जितनी भी लाइट आती है, जितनी भी लाइट आती है, प्लांट कितने परसेंट लाइट को यूज करते हैं, कितना परसेंट लाइट प्लांट यूज करते हैं, बताएंगे कोई? 2 से 10% या 1 से 5%? जितनी भी सनलाइट आती है, टोटल इंसिडेंट रेडिएशन, हाँ 2 से 10%। सही कह रहे हैं ये लोग। 1 से 5% ध्यान रखिए, 2 से 10 मैं बताऊंगा जो बुक में लिखा गया क्यों लिखा गया है। देखिए, जितनी भी सन से लाइट आती है उसका 50% क्या है, PAR है। PAR, सन से जितना भी सोलर रेडिएशन आ रहा है उसमें आधा 50% पार्ट ऐसा होता है जिसको प्लांट यूज कर सकते हैं। 50% लाइट को प्लांट यूज ही नहीं कर सकते हैं। क्यों नहीं? क्योंकि उसकी वेवलेंथ हो सकता है ज्यादा हो सकता है कम हो। ठीक है, तो कितनी वेवलेंथ को यूज करते हैं, 400 से लेकर के 700 नैनोमीटर तक की लाइट को प्लांट यूज कर सकते हैं। फोटो सिस्टम पढ़ा है आपने। 400 से नीचे की लाइट को यूज नहीं करेंगे और 700 से ऊपर नहीं जाएंगे। तो 400 से 700 की जो लाइट है ये 50% है टोटल। जितनी भी सन से लाइट आती है उसका 50% क्या है, 400 से 700 के बीच में होता है। उसी को क्या बोलते हैं, PAR, फोटोसिंथेटिक एक्टिव रेडिएशन। मतलब वो लाइट का हिस्सा जिसमें फोटोसिंथेसिस हो सकती है। समझ में आया? तो ये क्या है, फोटोसिंथेटिक एक्टिव रेडिएशन। इसका प्लांट कितना यूज करेंगे, ये सारा नहीं यूज करते हैं, 50%। जैसे अगर सन से 100 किलो जूल एनर्जी सपोज करिए आ रहा है तो इसका 50% कितना हुआ, 50 हुआ ना। अब इसका कितना, इसका लगभग 2 से 10%, 2 से 10% लाइट, 2 to 10% लाइट को क्या करेंगे, यूज्ड बाय प्लांट। बताइए, केवल 2 से 10%। ठीक है, इसका आप 2 से मिनिमम 2% और मैक्सिमम 10%, इसका 50 का मैं बता रहा हूं। जितनी लाइट आई 50% में PAR है और उसका 2 से 10% प्लांट यूज करेंगे। तो बताइए सन का कितना यूज किया इन्होंने? अगर देखा जाए सन की कितनी लाइट को यूज किया इन्होंने, 1 से 5, क्योंकि सन का आधा ये है, इसका 2 से 10% प्लांट यूज कर रहे हैं, तो सन का कितना यूज करेंगे, 1 से 5। अरे भाई, इसका आधा ये हुआ ना। ठीक है, तो अगर आप यहां से कंपेयर करेंगे कि इसका कितना परसेंट है, सन का कितना परसेंट ले रहे हैं, तो डबल करना पड़ेगा कि नहीं। ठीक है, 1 से 5। एक मिनट देख लीजिए, ये लिखा हुआ ना, चेक कर लीजिए थोड़ा सा बुक में, हम भी देख लेते हैं। टू to 10% ऑफ PAR लिखा है, इसका 2 से 10% है, इसका सन का 1 से 5% होगा। तो आप अगर सन से देखेंगे तो सन का कितना होगा, 1 से 5%। तो अगर कहा जाए प्लांट टोटल इंसिडेंट रेडिएशन का कितना परसेंट पार्ट यूज करते हैं, तो 1 से 5%। और PAR का कितना यूज करते हैं, 2 से 10%। समझ में आया? टोटल इंसिडेंट रेडिएशन का 1 से 5% होगा, ये ध्यान रखना आपको। एक तो ये हो गया आपका। ठीक, जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं सभी ऑर्गेनिज्म लाइट पर डिपेंड हैं। एनिमल्स भी क्या है, लाइट पर डिपेंड हैं।
हम लोग लाइट पर इनडायरेक्टली डिपेंड हैं, प्लांट लाइट पर डायरेक्टली डिपेंड होते हैं, क्योंकि प्लांट लाइट की मदद से डायरेक्ट फूड बनाते हैं और हम लोग प्लांट के द्वारा बनाया हुआ भोजन खाते हैं, इसलिए हम लोग प्लांट पर डायरेक्ट डिपेंड है, लेकिन सनलाइट पर हम लोग इनडायरेक्ट है ना। समझ रहे हैं इस चीज को ना, सनलाइट पर हम लोग डायरेक्ट नहीं है, प्लांट के द्वारा बनाया हुआ भोजन ले रहे हैं, प्लांट डायरेक्ट डिपेंड है, तो हम लोग इनडायरेक्ट डिपेंड हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ये लाइन लिखी है कि सनलाइट पर जो एनिमल्स होते हैं वो क्या है, इनडायरेक्टली डिपेंड है। ठीक, इसके बाद देखेंगे, देखिए एनर्जी ट्रांसफर में कौन सा रूल फॉलो होता है। थर्मोडायनेमिक्स के दो रूल हैं, फर्स्ट और सेकंड, दोनों रूल आपके एनर्जी ट्रांसफर में फॉलो होते हैं। जैसे आपने फूड चेन पढ़ा है ना, फूड चेन, प्लांट को किसने खाया, प्लांट को ग्रासहोपर ने खाया, ग्रासहोपर को किसने खाया, फ्रॉग ने खाया। ठीक, और फ्रॉग को किसने खाया, स्नेक ने, और स्नेक को बर्ड ने खाया। ठीक है, जितनी एनर्जी इसके पास है वो सारी एनर्जी ग्रासहोपर को नहीं जाएगी। कितनी एनर्जी ट्रांसफर होती है, 10%। ध्यान रखिएगा, प्लांट में जितनी भी एनर्जी है, अगर मान लीजिए 100 किलो जूल एनर्जी है तो ग्रासहोपर के पास कितनी जाएगी, 10। अगला फ्रॉग के पास कितनी जाएगी, 1। स्नेक के पास 0.1, इसके पास 0.01। समझ में आ रहा ना, केवल 10% एनर्जी ट्रांसफर होती है फूड चेन में। अगले ट्रॉफिक लेवल पर 10%, जितनी एनर्जी प्लांट के पास है उसका 10% इसके पास जाएगा, उसका 10% इसके पास जाएगा। बाकी 90% एनर्जी कहां चली जाती है, हर स्टेप पर देखिए 90% एनर्जी लॉस हो रही है। 100 में से 90 लॉस हो गया तभी तो 10 आगे कैरी हुआ, 10 में से 9 लॉस हो गया तो 1 आगे कैरी हो रहा ना। फिर 90% एनर्जी हीट की फॉर्म में एनवायरमेंट में वेस्ट हो जाती है। समझ में आ रहा है। तो इससे एक चीज ये देखिए, इसी को बोलते हैं 10% एनर्जी ट्रांसफर रूल। समझ लीजिए ये क्या है, ये है 10% एनर्जी ट्रांसफर रूल है। कि इसमें क्या बताया जाता है, एक ऑर्गेनिज्म से दूसरे ऑर्गेनिज्म में एनर्जी का जो ट्रांसफर होता है वो केवल 10% होता है, बाकी रेस्ट ऑफ एनर्जी हीट की फॉर्म में एनवायरमेंट में वेस्ट हो जाती है। ये सब पढ़ेंगे बुक में, सब समझ में आ जाएगा। ठीक है, किसने दिया था, ये साइंटिस्ट ने दिया था, लिंडमैन एक साइंटिस्ट थे, नोट कर लीजिएगा। ठीक है, बाय लिंडमैन। ये हो गया। अब देखिए, हम आपको बता रहे थे कि एनर्जी का ट्रांसफर जो होगा उसमें थर्मोडायनेमिक्स के दो रूल लगेंगे। पहला रूल कौन सा है, देखिए दो रूल, आपके दो रूल हैं ऑफ थर्मोडायनेमिक्स फॉलो होते हैं। फॉलो कहां पर, इन एनर्जी ट्रांसफर। और ट्रांसफर को आप क्या बोलेंगे, फ्लो, एनर्जी फ्लो या एनर्जी का ट्रांसफर, बात एक ही है। बुक में एक टर्म लिखा कंडक्ट, समझ में नहीं आता क्या लिखा, पढ़िएगा लिखा है। एनर्जी ट्रांसफर को एक नाम और बोलते हैं ट्रांसफर, या ट्रांसफर के लिए एक नाम बोलते हैं कंडक्ट, CONDUICT, ये लिखा है एनर्जी कंडक्ट, पढ़िएगा। ठीक है, एनर्जी कंडक्ट, इसका मतलब एनर्जी ट्रांसफर। तो एनर्जी ट्रांसफर में दो रूल काम करते हैं। पहला लॉ क्या है, एनर्जी नाइदर क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉय, सब पता है ना। एनर्जी थर्मोडायनेमिक्स का पहला लॉ यही तो है ना कि एनर्जी को ना तो क्रिएट किया जा सकता है ना ही डिस्ट्रॉय किया जा सकता है, उसको एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में बदला जा सकता है केवल। प्लांट, सन की एनर्जी प्लांट में गई, प्लांट से हर्बिवोर, हर्बिवोर से कंज्यूमर, उसके बाद डिकम्पोजर, डिकम्पोजर से वापस कहां चली गई, एनवायरमेंट में चली गई, जहां से आई थी वहीं वापस चली जाती है। तो पहला लॉ फॉलो होता है एनर्जी ट्रांसफर में। दूसरा लॉ क्या है, थर्मोडायनेमिक्स का दूसरा लॉ क्या है, टोटल एनर्जी, जितनी भी एनर्जी है एक ऑर्गेनिज्म के पास वो सारी एनर्जी अगले ऑर्गेनिज्म को ट्रांसफर नहीं होती है।
कुछ लॉस हो जाती है एनर्जी हीट के रूप में। ये आपका थर्मोडायनेमिक्स का दूसरा लॉ है, एंट्रोपी के रूप में। ठीक है, एंट्रोपी एक टर्म होता है। तो सेकंड लॉ ये बताता है कि टोटल एनर्जी कैन नॉट बी ट्रांसफर टू द नेक्स्ट ट्रॉपिक लेवल। सारी एनर्जी अगले ट्रॉपिक लेवल या एक ऑर्गेनिज्म से दूसरे ऑर्गेनिज्म में टोटल एनर्जी का ट्रांसफर कभी नहीं होता है, क्योंकि कुछ एनर्जी क्या है, हीट की फॉर्म में लॉस्ट हो जाती है। ये आपका दूसरा लॉ है। तो दोनों लॉ काम करते हैं किसमें, एनर्जी ट्रांसफर में। समझ में आ रहा है? अंडरलाइन कर लीजिएगा, सेम जो मैंने बोला वो लिखा हुआ है उसमें, तो मैं यहाँ लिख नहीं रहा हूं इसलिए। ठीक, मैं इसको लिख नहीं रहा हूं। अब इसके बाद एक टॉपिक समझिए, बाकी आप पैराग्राफ बुक में पढ़ेंगे, उसमें मैंने जो बता दिया वो सब समझाया। उसने ये समझाया है, देखिए बहुत सारा थ्योरी बकवास लिखा, कुछ है नहीं इसमें इन्होंने ये लिखा है पूरा, किसी भी इकोसिस्टम में प्रोड्यूसर्स कौन कौन हो सकता है। तो प्रोड्यूसर्स बताइए कौन कौन हो सकते हैं। अगर कहा जाए प्रोड्यूसर्स कौन कौन है किसी इकोसिस्टम में, तो आप कहेंगे फाइटोप्लैंक्टन। अगर पानी वाला इकोसिस्टम है तो प्रोड्यूसर्स क्या हो सकते हैं, फाइटोप्लैंक्टन। और क्या हो सकते हैं, एल्गी हो सकते हैं। और बताएंगे हायर प्लांट। यही तीन तो बुक ने लिखा है, बुक में केवल यही तीन लिखा हुआ है। ये सब प्रोड्यूसर्स हैं। आप कहेंगे ट्री कहां चला गया, पेड़, तो पेड़ इसमें आ गया, हायर प्लांट में आ गया। समझ में आया? इसलिए इसमें हायर लिख दिया है, हायर में सारे एंजियोस्पर्म आ जाएंगे। तो ये सब क्या है, प्रोड्यूसर्स हैं। कंज्यूमर्स क्या, हर्बीवोर क्या हो सकते हैं, हर्बीवोर तो आपका गोट है, सबको पता ना, हर्बीवोर शाकाहारी जो है पता है। ठीक है, मांसाहारी कौन कौन से, सब ये समझाया गया। आगे देखेंगे, देखिए आगे है एनर्जी। फूड चेन क्या होती है, फूड चेन। फूड चेन को हिंदी में बोलते हैं खाद्य श्रृंखला। ठीक, हर ऑर्गेनिज्म एक दूसरे पर भोजन के लिए डिपेंड है। हम लोग प्लांट पर डिपेंड हैं। ठीक है, जितने भी ऑर्गेनिज्म होते हैं किसी भी इकोसिस्टम में, वो फूड के लिए कहीं ना कहीं एक दूसरे पर निर्भर होते हैं। जैसे प्लांट को ग्रासहोपर खाया, ग्रासहोपर को किसने खाया, फ्रॉग ने। फ्रॉग को किसने खाया, स्नेक ने। स्नेक को बर्ड खा लिया। तो फूड के लिए एक दूसरे पर डिपेंड है। ये पूरा एक चेन बन चुका है, एक सीरीज है। इसी सीरीज को क्या बोलते हैं, फूड चेन। समझ में आया? तो फूड चेन क्या है, इंटरकनेक्शन है, इंटरकनेक्शन ऑफ डिफरेंट ऑर्गेनिज्म। डिफरेंट ऑर्गेनिज्म का कनेक्शन है, पूरा सीरीज है। ठीक है, फॉर फूड और एनर्जी। फूड और एनर्जी, एनर्जी या फूड लेने के लिए ऑर्गेनिज्म एक दूसरे पर डिपेंड होते हैं। इसी को क्या बोलते हैं, फूड चेन बोलते हैं। ठीक है, कितने टाइप की फूड चेन हो सकती है, दो टाइप की। डीएफसी पहले है, ग्राजिंग फूड चेन। ग्राजिंग फूड चेन, यहां से क्वेश्चन आता, ध्यान रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है। ग्राजिंग फूड चेन। और सेकंड क्या है, डेट्राइटस फूड चेन। डेट्राइटस फूड चेन, ये दोनों इंपॉर्टेंट है यहां से। इसको जीएफसी बोलते हैं, जीएफसी, और ये है डीएफसी। ग्राजिंग फूड चेन का मतलब समझ रहे हैं, ऐसी फूड चेन जो प्लांट से स्टार्ट होती है, जो प्लांट से स्टार्ट होती है। ठीक है, तो ज्यादातर फूड चेन कौन सी वाली है, ग्रेजिंग है, जो प्लांट से सीधे स्टार्ट हो। जैसे प्लांट को अगर रेबिट खा रहा है, प्लांट को कौन खाया, रेबिट खाया, और रेबिट को किसने खाया, वुल्फ ने खाया या फॉक्स ने खाया, फॉक्स या वुल्फ ने खा लिया। ये क्या हो गया, एक फूड चेन हो गया। ठीक है, दूसरी फूड चेन क्या है, प्लांट को ग्रासहोपर ने खाया, ग्रासहोपर को वही फ्रॉग ने, फ्रॉग को स्नेक ने खाया, एक फूड चेन हो गया। ये आपका घास के मैदान का है, ये आपका फॉरेस्ट का फूड चेन है। ठीक है, एक फूड चेन और होगी, प्लांट को किसने कंज्यूम किया, गोट ने, बकरी ने, बकरी को किसने खा लिया, लायन ने खा लिया। खा सकता ना, नहीं खा सकता, सीधे खा सकता है। ठीक है, लायन ने खा लिया। एक फूड चेन, सारी फूड चेन कहां से स्टार्ट हो रही है, प्लांट से स्टार्ट हो रही है। चाहे वो घास हो, चाहे वो बड़ा पौधा हो या छोटा हो, होता है तो प्लांट ही ना। अब पानी में आ जाइए, एक्वेटिक वाले में आ जाइए। पानी में डायटम, डायटम को किसने खाया, जूप्लैंक्टन ने खाया। जूप्लैंक्टन को स्मॉल मछली ने खा लिया।
स्मॉल फिश को लार्ज मछली ने खा लिया। ये बताइए पानी वाली फूड चेन है कि नहीं है? डायटम क्या है? फाइटोप्लैंक्टन, ठीक है। एल्गी भी हो सकता है, पानी में एल्गी भी होती है, पानी में सबमर्ज प्लांट भी होते हैं, फ्री फ्लोटिंग सब होते हैं। फाइटोप्लैंक्टन भी है, तो वो भी प्लांट ही है कि नहीं है? डायटम प्लांट नेचर के होते हैं ना। समझ आ रहा है? नहीं समझ में आ रहा, कुछ नहीं आएगा। जब पहले दिन आएंगे तो क्या होगा, नहीं आएगा समझ में, ठीक। तो ये स्टार्ट फ्रॉम द प्लांट, स्टार्ट कहां से होती है? फ्रॉम प्लांट, ये प्लांट से शुरुआत होती है। प्लांट को क्या बोलेंगे? प्रोड्यूसर्स। एक चीज बताइए, अगर मैं कहूं प्राइमरी प्रोड्यूसर्स और सेकेंडरी प्रोड्यूसर्स, सेकेंडरी बताइए कौन सा वाला होता है? सेकेंडरी प्रोड्यूसर कौन है? गोट प्रोड्यूसर तो, हाँ गोट प्रोड्यूसर में आएगा, बात सही है। तो प्राइमरी प्रोड्यूसर्स हमेशा याद रखिए प्लांट होता है, प्लांट हमेशा प्राइमरी प्रोड्यूसर है, ठीक है। आपका प्लांट को जो भी खाएंगे, प्लांट को हर्बीवोर ने खाया, हर्बीवोर को कार्निवोर ने खाया, सबके सब प्रोड्यूसर हैं। लेकिन वो सनलाइट से भोजन नहीं बना रहे, भोजन नहीं बना रहे, अपनी बॉडी में बायोमास बनाते हैं। हम लोग भोजन करते हैं, हम लोग अपने शरीर में वृद्धि करते हैं, तो हमारी बॉडी में बायोमास बन रहा है कि नहीं बन रहा है? मसल्स बन रही है हम लोगों की, बन रही है ना। तो ये क्या है, हमारी बॉडी में प्रोडक्शन हो रहा है, लेकिन हम भोजन नहीं बना रहे हैं, बायोमास बना रहे हैं। तो हम लोग भी प्रोड्यूसर्स हैं, लेकिन हम लोग सेकेंडरी प्रोड्यूसर्स हैं, प्राइमरी नहीं है। समझ में आया? प्राइमरी प्लांट होता है। तो प्लांट से स्टार्ट होती है या प्रोड्यूसर से स्टार्ट होती है। और दूसरी चीज खासियत क्या है, ग्राजिंग फूड चेन लंबी है, थोड़ी सी लंबाई ज्यादा। अभी आप डेट्राइटस को समझेंगे, डेट्राइटस को ये छोटी होती है, ठीक है। इसमें कितने ट्रॉफिक लेवल्स होते हैं? ट्रॉफिक लेवल्स, ट्रॉफिक लेवल्स जो हैं वो कितने हैं? 3 और 4, 3 से 4 ट्रॉफिक लेवल। समझ लीजिए क्या होता है, देखिए जैसे प्लांट को बार बार यही लिखा जाता है, प्लांट को खाया ग्रासहोपर ने, ग्रासहोपर को खाया फ्रॉग ने, इसको खाया स्नेक ने, और स्नेक को खाया बर्ड ने। समझ में आ रहा है? ये फूड चेन है, ग्रासलैंड घास के मैदान का है। इसमें जितने आपको स्टेप दिखाई दे रहे हैं, ये सारे स्टेप क्या है? ये स्टेप है, ये सारे स्टेप ट्रॉफिक लेवल है, ऊर्जा स्तर बोलते हैं हिंदी में। क्या बोलते हैं इसको? ऊर्जा स्तर। डिफरेंट स्टेप्स ऑफ ए फूड चेन, फूड चेन के जो डिफरेंट स्टेप होते हैं उन्हीं को क्या बोलते हैं? ट्रॉफिक लेवल्स। इसको बोलेंगे T1, इसको बोलेंगे T2, इसको बोलेंगे T3, ये है T4, ये है T5। 5 हो गया ना, 5 हो गया। लेकिन 4 मैंने, सुन लीजिए ध्यान से, एवरेज देखा जाए, एवरेज तो फूड चेन में 4 ही ट्रॉफिक लेवल होते हैं। किसी किसी में 5 हो जाते हैं, किसी किसी में 2 भी हो सकते हैं। अगर आप औसत देखेंगे तो औसत 4 तक का रहता है, इसलिए मैंने 4 लिखा वहां पर। समझ में आ रहा ना? यहाँ 5 आपके हो जा रहे हैं। तो ट्रॉफिक लेवल समझ में आया? ट्रॉफिक लेवल क्या है? स्टेप्स ऑफ फूड चेन। फूड चेन में जो स्टेप होते हैं उसको क्या बोलते हैं? ट्रॉफिक लेवल्स बोलते हैं। समझ में आ रहा है? अच्छा एक चीज और बताइए, जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं, क्या कोई ऑर्गेनिज्म का ट्रॉफिक लेवल फिक्स होता है? फिक्स नहीं होता है, चेंज हो सकता है, ट्रॉफिक लेवल बदल सकता है। जैसे सीड है, सीड को कौन खाया? स्पैरो खाया, ठीक है, स्पैरो। या प्लांट है, प्लांट भाई प्लांट के अंदर फ्रूट होगा, फ्रूट में क्या होगा? सीड होगा। सीड को स्पैरो खाया या प्लांट को स्पैरो ने खाया, स्पैरो को किसी अदर एनिमल ने खा लिया, स्पैरो किस पर चला गया? ये T1 है, स्पैरो क्या हो गया? T2 हो गया। लेकिन अगर यही देखिए, कोई प्लांट है, प्लांट को इंसेक्ट ने खाया और इंसेक्ट को किसने कंज्यूम किया? स्पैरो ने। स्पैरो यहाँ कहाँ चला गया? T3 पर। समझ रहे ना? कोई फिक्स नहीं होता है। इस फूड चेन में देखिए, इस केस में स्पैरो T2 पर आ रहा है, लेकिन स्पैरो जो है, स्पैरो सीड भी खाती है और स्पैरो इंसेक्ट भी खा सकती है ना। समझ में आया? तो जब वो इंसेक्ट खाएगी तो वो किस पे चली जाएगी? T3 पे चली जाएगी। तो किसी भी फूड चेन में किसी ऑर्गेनिज्म का ट्रॉफिक लेवल फिक्स नहीं होता है, बदल सकता है। समझ में आया?
हाँ, तो इस लाइन को लिख लीजिएगा, ट्रॉफिक लेवल जो है नॉट फिक्स्ड इन ए फूड चेन, ट्रॉफिक लेवल जो है नॉट फिक्स्ड, वो फिक्स्ड नहीं होता है इन फूड चेन। एक लाइन बुक में पढ़िएगा, लिखा है, ध्यान सुन लीजिए, किसी भी फूड चेन में जो ट्रॉफिक लेवल होते हैं ये ऑर्गेनिज्म का फिजिकल अपीयरेंस नहीं है, ये उसका फंक्शनल अपीयरेंस है। पढ़िएगा, मिलेगा कहीं आपको, ठीक है। फंक्शनल का मतलब उनके भोजन लेने के तरीके के आधार पर T1 T3 किया जा रहा है कि कैसा वो भोजन ले रहे हैं। अगर स्पैरो प्लांट पर डिपेंड है तो उसका T2 रहेगा, और अगर स्पैरो इंसेक्ट पर डिपेंड है तो T3 पे पहुंच जाएगी तुरंत। वो किस तरीके का भोजन क्या खाया जा रहा है उनके द्वारा, इस पर डिपेंड करता है। ग्राजिंग फूड चेन कहां से स्टार्ट होती है? डेड बॉडी से। स्टार्ट कहां से होगा? स्टार्ट फ्रॉम डेट्राइटस। डेट्राइटस का मतलब समझते हैं? डेड बॉडी, प्लांट या एनिमल के शरीर का मृत शरीर या उसके हिस्से। अगर लीफ है, पत्ती प्लांट से गिर गया, वो भी डेट्राइटस है, ठीक है। कोई भी पार्ट प्लांट का मर गया, डाई कर गया, या पूरी बॉडी डाई कर गई, वो सब डेट्राइटस, कचड़ा जिसको बोलते हैं। तो ये कहां से स्टार्ट होती है? डेट्राइटस से स्टार्ट होती है, ठीक है। जैसे डेट्राइटस है, डेट्राइटस आपने पढ़ा ना, डिकम्पोजिशन। डेट्राइटस पर कौन फीड करेगा बताइए? डेट्राइटिवोर्स। डेट्राइटिवोर्स फीड करेंगे। जैसे अर्थवर्म, कौन फीड करेगा सबसे पहले? अर्थवर्म। बताया था मैंने ना, डेट्राइटस पर सबसे पहले कौन फीड करता है? अर्थवर्म। अर्थवर्म को तोड़ते हैं, इसके बाद में आगे कैटाबॉलिज्म होगा तो इस पर बैक्टीरिया और फंजाई अटैक करेगा, बैक्टीरिया और फंजाई, ठीक है। तो डेट्राइटस, फिर डेट्राइटिवोर्स में जाएगी एनर्जी, और यहां से कहां जाएगी? बैक्टीरिया या फंजाई। समझ में आ रहा है? ये हो गया। दोनों में डिफरेंस समझ लीजिए। देखिए, एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नोट कर लीजिए, इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, अक्सर इस पर आपको सवाल मिल जाएगा, ध्यान सुन लीजिएगा, बताइएगा आप लोग भी। दो तरीके का इकोसिस्टम है, एक आपका टेरेस्ट्रियल है और एक एक्वेटिक है। ग्राजिंग फूड चेन टेरेस्ट्रियल में ज्यादा देखने को मिलती है कि एक्वेटिक में? एक्वेटिक में। और डेट्राइटस फूड चेन ज्यादा देखने को कहां मिलती है? आपकी टेरेस्ट्रियल में। इसको समझ लीजिए, ठीक है। तो मैं लिख रहा हूं डेट्राइटस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अक्सर क्वेश्चन आता है। डेट्राइटस फूड चेन इज मोर कॉमन, ज्यादा देखने को मिलती है इन टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम, ठीक है। और जीएफसी मोर कॉमन, जीएफसी क्या है? मोर कॉमन इन एक्वेटिक इकोसिस्टम। देखा जाए तो ग्राजिंग फूड चेन जो होती है, जो प्लांट से स्टार्ट होती है, वो आपके पानी में भी चलती है और लैंड पर भी। जैसे ग्रासलैंड, घास के मैदान में, वहां पर भी पौधे देखने को मिलते हैं और पानी में भी पौधे देखने को मिलते हैं। तो ग्राजिंग तो दोनों जगह चलती है। इसी तरीके से डेट्राइटस वाली जो है डेड बॉडी, बताइए पानी में भी तो सड़न होती है कि नहीं होती? वहां पर भी बैक्टीरिया अटैक करते हैं। तो डेट्राइटस फूड चेन पानी में भी चलती है, एक्वाटिक सिस्टम में, और लैंड पर तो चलता ही है, दोनों जगह। लेकिन देखा जाए कॉमन सबसे ज्यादा कौन होता है, कहाँ? तो जो है आपका डीएफसी जो होता है ऊपर वाला, वो सबसे ज्यादा देखने को कहाँ मिलता है? टेरेस्ट्रियल में। और ग्राजिंग वाली पानी वाले इकोसिस्टम में। इसका रीजन कोई बताएगा? इसका रीजन क्या है कि डीएफसी जो है आपका टेरेस्ट्रियल में क्यों ज्यादा देखने को मिलता है, पानी में क्यों नहीं जाता? हाँ, और क्या बताएंगे? अच्छा बताइए, प्रोडक्टिविटी कहाँ ज्यादा है, टेरेस्ट्रियल में है कि पानी में है? पिछली बार बताया था मैंने, प्रोडक्टिविटी लैंड इकोसिस्टम में है कि एक्वाटिक में है? पानी का एरिया ज्यादा है। पिछली बार पढ़ाया था कि 70% में पानी है धरती पर, लेकिन फिर भी प्रोडक्टिविटी पानी में कम होती है। टेरेस्ट्रियल में 30% में धरती है, लेकिन फूड ज्यादा टेरेस्ट्रियल में बनता है, ठीक है। तो ये तो क्लियर है ना कि टेरेस्ट्रियल में प्रोडक्टिविटी क्या होती है। देखिए,
टेरेस्ट्रियल में क्योंकि प्रोडक्टिविटी क्या है, प्रोडक्टिविटी बहुत ज्यादा देखने को मिलती है पानी के कंपैरिजन में। यहां तो समझ में आया? ठीक। अब बताइए फूड जब, क्योंकि फूड जो है लैंड पर ज्यादा बन रहा है, टेरेस्ट्रियल में ज्यादा बन रहा है फूड पानी के कंपैरिजन में, तो डेड बॉडी कहां ज्यादा बनेगा? जहां पर प्लांट ज्यादा रहेंगे वहीं पर तो एनिमल्स ज्यादा रहेंगे ना। जाहिर सी बात है, अगर प्लांट ज्यादा है तो एनिमल्स भी तो वहीं ज्यादा देखने को मिलेंगे ना। क्यों? एनिमल्स भी वहीं ज्यादा देखने को मिलेंगे, तो डेड बॉडी ज्यादा कहां बनेगा देखने को? मरेंगे लोग कहां? धरती पर। पानी में उतनी ज्यादा मौतें नहीं होती हैं क्योंकि पानी में प्रोडक्शन कम है। समझ में आ रहा? सीधी सी बात। तो प्रोडक्टिविटी क्योंकि लैंड पर ज्यादा है टेरेस्ट्रियल में, इसीलिए डेट्राइटस जो है वो कहां ज्यादा होगा? यहाँ पर डेट्राइटस ज्यादा होगा। अब चूंकि डेड बॉडी ज्यादा है तो जाहिर सी बात है कौन सी फूड चेन ज्यादा तेज चलेगी? डेट्राइटस वाली। समझ में आ रहा ना? ऐसे सोचिए, बारिश के मौसम में जब बारिश होती है तो बहुत सारे, आप देखते हैं बहुत सारे पौधे दिखाई देते हैं, दुनिया भर की घास जम जाएगी, बहुत सारे पौधे उग जाएंगे। तो क्या जानवर ये सारे पौधों को खा करके खत्म कर देते हैं? नहीं, सबको तो नहीं खा पाते हैं। तो पौधों का होता क्या, जैसे मौसम बदलता है बेचारे मर जाते हैं और धरती पर वहीं पड़े रहते हैं, उनको बैक्टीरिया फंगस आकर के सड़ाना चालू कर देते हैं। जितना भी, क्योंकि फूड बहुत ज्यादा बन रहा है, ठीक है, उसके कंपैरिजन में एनिमल्स उसको कंज्यूम नहीं कर पाते हैं, तो डेड बॉडीज ज्यादा बनते हैं। सीधा सा मेन चीज है प्रोडक्टिविटी। ध्यान रखिए, जहां ज्यादा फूड बनेगा वहीं ज्यादा पर डेड बॉडी भी बनेगा। ठीक, एक्वेटिक में ऐसा नहीं होता है। समझ में आ रहा है? तो ये वाला क्वेश्चन आप ध्यान रखिएगा। इसके बाद एक चीज और समझना, देखिए फूड वेब क्या है? फूड वेब, कई फूड चेन जब आपस में आकर के कहीं कनेक्ट हो जाती हैं, किसी भी इकोसिस्टम में कभी भी फूड चेन देखने को नहीं मिलती है। चीज दिमाग में सेट कर लीजिए, नेचर में कभी फूड चेन नहीं होती है, फूड चेन नहीं होती है। ऐसा नहीं होता है कि खेत के मैदान में, ग्रासलैंड में, घास के मैदान में केवल प्लांट को ग्रासोपर खाएगा, ग्रासोपर को फ्रॉग खाएगा, और फ्रॉग को स्नेक, और स्नेक को बर्ड। रैबिट कहाँ चला जाएगा? वो भी तो रह सकता है, नहीं रह सकता? बकरी भी तो आ सकती है, वहां पर आ सकती है ना पौधों को खाने के लिए। इसको इसकी लिखा तो नहीं लिया है कि प्लांट को हम ही खाएंगे, कोई और नहीं खाएगा, कोई भी खा सकता आकर के। समझ में आ रहा ना? तो कोई भी जो है, कहीं पर भी एक से ज्यादा फूड चेन किसी भी इकोसिस्टम में होती है। कोई इकोसिस्टम ऐसा नहीं है जहां केवल एक ही फूड चेन चलती है, एक से ज्यादा कंपल्सरी होगा। जो मैंने आपको एक एग्जांपल बताया है, किसी भी इकोसिस्टम में एक से ज्यादा फूड चेन होती हैं। सपोज कहिए एक इकोसिस्टम है, इसमें ये क्या है? प्लांट है, प्लांट को किसी ने खाया, ए ने, ए को बी ने खाया, बी को सी ने, सी को डी ने। दूसरी फूड चेन चल रही है, प्लांट को किसने खाया? बी ने खा लिया, ठीक है, बी को सी ने खा लिया, सी को डी ने खा लिया। समझ में है ना? जो सर्वाहारी होते हैं वो प्लांट, वो कार्निवोर, हर्बीवोर को भी खा सकते हैं और वो प्लांट को डायरेक्ट भी खा सकते हैं। तो जब कई फूड चेन कहीं पर रहती हैं, ए बी सी डी, तो आपस में क्या हो जाती हैं? कनेक्ट हो जाती हैं। इसी को बोलते हैं हम लोग फूड वेब, खाद्य जाल। भोजन के लिए कई फूड चेन आपस में एक दूसरे से कनेक्ट रहते हैं, कनेक्शन रहता है। तो नेचर में कभी भी फूड चेन देखने को नहीं मिलती है, ये चीज नोट कर लीजिए। आइसोलेटेड फूड चेन नहीं होती है। ये हो गया आपका। बाकी पढ़ लीजिएगा, इसमें कुछ ऐसा विशेष नहीं लिखा हुआ है। ठीक, अब एक चीज समझिए, देखिए इसका लिमिटेशन, डीएफसी का लिमिटेशन क्या है? सॉरी, डीएफसी नहीं, इसका पढ़ना हम लोगों को एक चीज नाम दिया हुआ है, स्टैंडिंग क्रॉप और स्टैंडिंग स्टेट। समझ लीजिए, दो टर्म और हैं, ठीक है। एक वर्ड है स्टैंडिंग क्रॉप और एक वर्ड देखने को मिलेगा स्टैंडिंग स्टेट। स्टैंडिंग, STATE है ना,
स्पेलिंग यही है ना, स्टेट होगा। हाँ सही है ना, सही लिखा ना, ठीक। स्टैंडिंग क्रॉप क्या होता है हिंदी में अगर कहा जाए तो खड़ी फसल। अगर खेत में फसल खड़ी है तो इसको क्या बोलेंगे, स्टैंडिंग क्रॉप, समझा। लेकिन यहाँ इसका मतलब केवल प्लांट से नहीं है, किसी भी जगह पर, जैसे जंगल हो गया, फॉरेस्ट, घास का मैदान हो गया, वहां प्लांट भी हो सकते हैं, वहां एनिमल भी हो सकते हैं। तालाब है उसमें प्लांट भी होंगे, एनिमल भी होंगे, ठीक है। रेगिस्तान है, डिजर्ट है, जितने भी इकोसिस्टम आप पढ़ते हैं वहां दोनों चीजें होती हैं। तो किसी भी इकोसिस्टम में, किसी यूनिट एरिया में, यूनिट टाइम में जितने आपको प्लांट या एनिमल दिखाई देते हैं सबको मिला के क्या बोलते हैं, स्टैंडिंग क्रॉप। समझ में आया। जैसे मान लीजिए ये पूरा एरिया है। अब एरिया चाहे आप वर्ग किलोमीटर में लिखिए, चाहे जितना एरिया, आप पूरा जिला ले लीजिए, अपना बस्ती जिला ले लीजिए, पूरा जिले को कंसीडर कर लीजिए, कोई छोटा सा एरिया ले लीजिए। आपने जो भी एरिया लिया है, इस एरिया में किसी यूनिट टाइम में, यूनिट टाइम का मतलब समझते हैं, 1 साल 2 साल, जो भी आपने क्राइटेरिया बनाया है, यूनिट एरिया में, यूनिट टाइम में कितने प्लांट यहां पर हैं टोटल, कितने एनिमल टोटल हैं, सबको मिला करके, सबकी संख्या मिला करके क्या बोलते हैं, स्टैंडिंग क्रॉप। या तो सबका वजन तोड़ लीजिए, कोई जरूरी नहीं संख्या काउंट करिए, सबका बायोमास भी आप ले सकते हैं। समझ में आया। जैसे आपके पास क्यारी है छोटे से, उस क्यारी में कितने पौधे लगे हैं, कितने जीव हैं उसमें, जानवर हैं छोटे छोटे, सबको गिन लीजिए, उसका एरिया निकाल लीजिए, कितना एरिया है, कितने समय में आपने वो काउंट किया है, वो टाइम निकाल लीजिए, ठीक है। तो नंबर को ऊपर रखेंगे, एरिया नीचे रखेंगे और टाइम को डिवाइड कर देंगे, तो आपका नंबर पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम में आ जाएगा क्या चीज, स्टैंडिंग क्रॉप। या तो उनका वजन तोल लीजिए, बायोमास ले सकते हैं आप, कोई जरूरी नंबर लेना, आप बायोमास तोल लीजिए, वजन कांटे पे ले जाके कितना वजन हुआ, 1 साल में कितनी वृद्धि हुई उनके अंदर में, प्लांट के अंदर जीवों कितना वृद्धि हुआ, सब स्टैंडिंग क्रॉप। समझ में आ रहा ना ये स्टैंडिंग क्रॉप क्या होता है, ठीक है। तो स्टैंडिंग क्रॉप की डेफिनेशन बुक में लिखी गई है, ऐसा आप कॉपी कर लीजिएगा, ठीक। सेम मैंने बोला, सेम बुक में लिखा हुआ है। स्टैंडिंग स्टेट क्या होता है, किसी भी इकोसिस्टम में सॉइल के अंदर यूनिट एरिया, यूनिट टाइम, फिर वही चीज है, पर्टिकुलर एरिया में, जैसे 1 बीघे का खेत है तो उस 1 बीघे के खेत में 1 साल में कितने न्यूट्रिएंट, आपको न्यूट्रिएंट का परसेंटेज क्या है, कितनी वैरायटी के न्यूट्रिएंट हैं, उनका अमाउंट कितना है मिट्टी में, उसका डाटा कलेक्ट करना, वो है स्टैंडिंग स्टेट। टोटल न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट इन द सॉइल इन यूनिट एरिया, यूनिट टाइम, कितने न्यूट्रिएंट उसमें देखने को मिल रहे हैं। समझ में आया। ज्यादा न्यूट्रिएंट मिलेंगे तो ज्यादा पैदावार अच्छी होगी, कम मिलेंगे तो पैदावार कम होगी, ठीक है। अब एक चीज बताएंगे, स्टैंडिंग क्रॉप है और ये स्टैंडिंग स्टेट है, डिकम्पोजर्स का रोल किसमें ज्यादा है। जो डिकम्पोजर्स होते हैं स्टेट वाले में है कि इसमें है, हाँ इसमें है, क्योंकि डिकम्पोजर्स क्या करते हैं, केवल डेड बॉडी को सड़ाएंगे और सड़ाने के बाद में इसमें जितना भी कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मैटर रहेगा सबको तोड़ेंगे और तोड़ करके उसको इनऑर्गेनिक में कन्वर्ट करके मिट्टी में वापस मिला देंगे। मतलब मरे हुए चीजों को मिट्टी में मिलाने का काम कौन करता है, डिकम्पोजर्स। तो डिकम्पोजर्स अगर ज्यादा है इसका मतलब उस सॉइल में, इस मिट्टी में न्यूट्रिएंट बहुत अच्छा खासा है, स्टैंडिंग स्टेट बढ़िया है, ठीक है। क्योंकि जितना ज्यादा डेड बॉडी सड़ेगा उतना ही मिनरल कंटेंट क्या है सॉइल का, बढ़ जाएगा। तो इसमें स्टैंडिंग स्टेट में डिकम्पोजर्स जो हैं, डिकम्पोजर्स प्ले वेरी इंपॉर्टेंट रोल, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल है इनका। बताइए प्रोड्यूसर्स कहां ज्यादा है, प्रोड्यूसर्स का रोल मेनली किसमें है, इस वाले में, इसमें होता है कि इसमें, प्रोड्यूसर्स जो भोजन बनाते हैं ऊपर वाले में है। प्रोड्यूसर्स आर मेनली इन्वॉल्व इन द स्टैंडिंग क्रॉप, क्योंकि ज्यादा प्लांट, अगर कहीं प्लांट बहुत ज्यादा है तो उनका वजन भी ज्यादा होगा, उनकी संख्या भी ज्यादा होगी, तो स्टैंडिंग क्रॉप ज्यादा होगा कि स्टैंडिंग स्टेट ज्यादा होगा, तो क्रॉप ज्यादा होगा ना। समझ में आया।
कहीं पर एनिमल्स ज्यादा हैं, कंज्यूमर्स ज्यादा हैं। तो कंज्यूमर किस में ज्यादा है? अगर कहा जाए कंज्यूमर्स जो हैं, कंज्यूमर इसमें ज्यादा पार्टिसिपेट करते हैं कि इसमें, तो उनका रोल यहाँ है, क्रॉप में है। उनकी संख्या काउंट करना, उनका वजन काउंट करना इसमें है, इसमें पढ़ते हैं हम लोग, ना कि इसमें। ठीक, यहाँ पर लिखेंगे प्रोड्यूसर्स जो है, प्रोड्यूसर्स प्ले वेरी इंपॉर्टेंट रोल। प्रोड्यूसर्स का बहुत बड़ा रोल है। मैंने कहा अगर कंज्यूमर नहीं लिखेंगे तब भी चल जाएगा। जानते हैं क्यों? क्योंकि प्रोड्यूसर्स ज्यादा रहेंगे तभी तो कंज्यूमर ज्यादा रहेंगे, प्लांट ज्यादा रहेंगे तभी तो एनिमल्स ज्यादा रहेंगे। सोचिए प्लांट ही नहीं रहेंगे तो एनिमल्स क्या करेंगे? तो किसका रोल ज्यादा है? एनिमल्स का ज्यादा रोल नहीं है, कंज्यूमर का मेन रोल है प्रोड्यूसर्स का। इसमें समझ में आ रहा है? इनकी संख्या ज्यादा होनी चाहिए, तभी एनिमल्स भी ज्यादा होंगे, तभी स्टैंडिंग क्रॉप भी ज्यादा होगा। डिकम्पोजर्स को सैप्रोट्रोप्स बोलते हैं, याद रखिएगा, सैप्रोट्रोप्स बोलते हैं। ठीक है, सैप्रोफाइट, सैप्रोट्रोप्स, ये सारी चीजें। सब बता दिया मैंने सर। देखिए इसके बाद एक बचा छोटा सा टॉपिक, उसको समझ लीजिए, इकोलॉजिकल पिरामिड्स। इकोलॉजिकल पिरामिड्स, पिरामिड सबको पता है, ट्रायंगुलर स्ट्रक्चर को क्या बोलते हैं आप लोग? पिरामिड, जो ट्रायंगुलर होता है। इकोलॉजी में भी पिरामिड देखने को मिलता है। इकोलॉजिकल पिरामिड क्या है? किसी भी इकोसिस्टम में, चाहे पॉन्ड हो, चाहे ग्रासलैंड हो, चाहे डिजर्ट हो, चाहे फॉरेस्ट हो, किसी भी इकोसिस्टम में जितने भी जीव हैं, चाहे वो प्लांट हैं, चाहे वो एनिमल्स, बैक्टीरिया छोड़ करके, डिकम्पोजर्स को यहाँ में वैल्यू नहीं दी जाती है। जितने प्लांट या जितने एनिमल हैं, उनका अगर आप ग्राफ बना देते हैं, फिर से सुन लीजिए, किसी भी इकोसिस्टम में जितने भी प्लांट हैं, जितने एनिमल हैं, उनको अगर आप ग्राफ पर दिखा रहे हैं, किस पर दिखा रहे हैं? ग्राफ पर। किसके आधार पर? संख्या के आधार पर, नंबर के आधार पर, या एनर्जी। अगर उनकी संख्या गिन करके आप ग्राफ बना रहे हैं तो पिरामिड शेप आएगी। उनका वजन तोल करके ग्राफ बना रहे हैं, पिरामिड शेप आएगी। ठीक है, संख्या या वजन के आधार पर जीवों का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करना, इसी को बोलते हैं इकोलॉजिकल पिरामिड। पिरामिड शेप आती है। तो इसकी डेफिनेशन ये है, देखिए पिरामिड क्या है? ये है ग्राफिकल। ग्राफिकल को बोलते हैं डायग्रामेटिक भी, डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ डिफरेंट ट्रॉफिक लेवल इन फूड चेन। किसी भी फूड चेन में जितने भी ट्रॉफिक लेवल है, जितने भी ट्रॉफिक लेवल हैं, 4 हैं, 5 हैं, सबको ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कर दीजिए तो क्या आ जाएगा? पिरामिड। ठीक है, किसके आधार पर करते हैं? नंबर के आधार पर करना है आपको, या फिर वजन के आधार पर करना है, बायोमास, या फिर एनर्जी के आधार पर। तो आधार क्या है? या तो नंबर काउंट कर लीजिए उनका, ठीक है, कि फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल पर कितने ऑर्गेनिज्म है, संख्या गिन लीजिए। सेकंड पर कितने हैं, संख्या। या तो सबका वजन तोल लीजिए, फर्स्ट का वजन, सेकंड ट्रॉफिक लेवल, थर्ड। या तो एनर्जी के टर्म्स में ले लीजिए, किसके पास एनर्जी ज्यादा है, किसके पास कम। समझ में आया ये? तो पिरामिड शेप आएगी। पिरामिड 3 तरीके का है, पिरामिड ऑफ नंबर, पिरामिड ऑफ नंबर। दूसरा क्या है? पिरामिड ऑफ बायोमास, बायोमास। और थर्ड है पिरामिड ऑफ एनर्जी। बायोमास बताइए। बायोमास का मतलब होता है वजन, और वजन 2 तरीके से तोला जाता है, एक होता है फ्रेश वेट और एक होता है ड्राई वेट। कौन सा ज्यादा बढ़िया डाटा देता है, फ्रेश वेट की ड्राई वेट? ड्राई वेट। फ्रेश वेट में डाटा अच्छा नहीं आएगा। मान लीजिए आपने किसी पौधे का वजन तोल के रखा है कांटे पर, थोड़ी देर बाद उसमें से धूप पड़ेगी, मॉइस्चर हट जाएगा, वजन घट जाएगा, तो आपका तो कैलकुलेशन गलत हो गया। इसीलिए पहले से ही उसको सुखा लीजिए धूप में बढ़िया से, फिर जो वजन आएगा वो आपका एग्जैक्ट रहेगा, वो नहीं बदलेगा। तो हमेशा हम ड्राई वेट कंसीडर करते हैं मोर एक्यूरेट डाटा के लिए।
तो नंबर के आधार पर पिरामिड बना सकते हैं, बायोमास, एनर्जी। जितने भी पिरामिड है सारे पिरामिड सीधे होते हैं, दो जगह केवल पिरामिड उल्टा होता है, केवल ध्यान रखिएगा। पिरामिड जितने भी बनेंगे, ठीक है। अच्छा, पिरामिड जैसे नंबर के बेसिस पर बनाना है आपको बायोमास में, यहां ऐसे समझ लीजिए, एक चार्ट बना दे रहा हूं। ये आपका ग्रासलैंड हो गया, ग्रासलैंड, ठीक है। और दूसरा कौन सा है? एक्वाटिक, ठीक है। ये टेरेस्ट्रियल है, दूसरा है एक्वाटिक, और तीसरा है फॉरेस्ट दे दिया इन्होंने, फॉरेस्ट। एक्वाटिक समझिए पॉन्ड वाला हो गया। देख, तीन जगह समझाया बुक में, ठीक। अब पिरामिड ऑफ नंबर, पिरामिड ऑफ नंबर, अगर आप नंबर का पिरामिड बना रहे हैं तो ग्रासलैंड में कैसा बनेगा? सीधा बनेगा, ठीक है। एक्वेटिक में कैसा बनेगा? सीधा बनेगा। फॉरेस्ट में कैसा बनेगा? उल्टा बनेगा। एक चीज और पहले समझ लीजिए, जब आप पिरामिड बनाते हैं तो पिरामिड का जो आधार है, जो बेस है, ट्रायंगल में ये बेस है कि नीचे नहीं है? बेस है ना। बेस पर क्या लेंगे? प्रोड्यूसर्स। क्या लेते हैं आप? कोई भी फूड चेन जब प्लांट से स्टार्ट होती है ना ज्यादातर, तो प्लांट फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल होता है। तो पहला ट्रॉफिक लेवल दिखाएंगे T1। T1 क्या है? प्रोड्यूसर्स का है। अगला ट्रॉफिक लेवल किसका होता है? T2, अगला T3, अगला T4, T5। तो पिरामिड का जो बेस है, बेस पर कौन देखने को मिलेगा आपको? प्रोड्यूसर्स। और एपेक्स पर कौन देखने को मिलेगा? कंज्यूमर्स। टॉप कंज्यूमर्स आपको यहां देखने को मिलेंगे, टॉप कंज्यूमर्स, और प्रोड्यूसर्स आपको यहां देखने को मिलेंगे। समझ में आया ना? बेस ऑक्युपाइड बाय द प्रोड्यूसर्स एंड एपेक्स ऑक्युपाइड बाय द कंज्यूमर्स, ठीक है। डिकम्पोजर्स यहां नहीं रहते हैं। तो देखिए, ग्रासलैंड में पिरामिड ऑफ नंबर सीधा क्यों बनता है? अब ऐसे समझिए, एक चीज जो मैंने बताया आपको, उस चीज को आप नोट कर लीजिएगा, क्योंकि कंफ्यूजन होता है। देखिए, नोट करके लिखिए, पिरामिड जो है, पिरामिड पिरामिड आपको सीधा देखने को मिलेगा, दो जगह पिरामिड उल्टा होता है, ठीक है। कौन सा? पिरामिड ऑफ बायोमास, बायोमास इन पॉन्ड। पॉन्ड में बायोमास का पिरामिड आपको इन्वर्टेड रहेगा, और पिरामिड ऑफ नंबर इन फॉरेस्ट, ये आपके इन्वर्टेड है। इन्वर्टेड का मतलब समझ रहे हैं? ये देखिए उल्टा पिरामिड है। तो अगर कहीं क्वेश्चन आए तो केवल दो जगह आपको ध्यान रखना है कि पिरामिड उल्टा बनता, बाकी सब जगह आंख बंद करके सीधा बताइएगा। दो जगह कहां है? पिरामिड ऑफ बायोमास, अगर आप वजन तोल रहे हैं पानी में, पानी का मतलब पॉन्ड का। पॉन्ड क्या है? एक्वाटिक इकोसिस्टम है, ठीक है, या रिवर का है। समझ में आया? वहां बायोमास का पिरामिड क्या बनेगा? उल्टा बनेगा, ठीक। और नंबर का पिरामिड एक जगह उल्टा बनता है, वो बनता है फॉरेस्ट में। कौन सा पिरामिड हमेशा सीधा बनता है? हमेशा सीधा। एनर्जी वाला हमेशा सीधा रहता है, उसका भी रीजन है, ठीक। ये आपको बता दिया, नहीं ध्यान रखने के लिए मैंने बता दिया आपको कि दो जगह पिरामिड इन्वर्टेड है, बायोमास का एक्वाटिक में, नंबर का फॉरेस्ट में। देखिए, नंबर का ये अपराइट है। ये पिरामिड कैसा है? अपराइट। अपराइट मीन सीधा। ये क्या है? अपराइट। ये कैसा है? इन्वर्टेड है। ये है इन्वर्टेड, उल्टा पिरामिड बना दिया मैंने। कैसे ये अपराइट होगा? घास के मैदान में या खेत में जितने प्लांट हैं उनकी संख्या ज्यादा होगी कि बताइए ग्रासहोपर की संख्या ज्यादा होगी? प्लांट यहां पर है, ग्रासहोपर यहां है, फ्रॉग यहां पर है, स्नेक यहां है, बर्ड यहां पर है। प्लांट सबसे ज्यादा देखने को मिलेंगे। संख्या अगर काउंट करेंगे किसी एरिया में तो प्लांट की ज्यादा आएगी, ग्रासहोपर की संख्या कम आएगी, फ्रॉग और कम होंगे, स्नेक की संख्या और कम होगी। जैसे जैसे ऊपर बढ़ते जाएंगे संख्या क्या होती जाती है? कम। तो कम हो रही है तो इसका मतलब टॉप पर संख्या घट गई, नीचे बढ़ गई, तो ये ब्रॉड हो गया, ऊपर नैरो। कैसा बन गया? सीधा। आया समझ में? ये सीधा क्यों बन रहा है? क्योंकि नंबर ज्यादा है प्लांट का।
पानी में देखेंगे, पानी में प्रोड्यूसर्स कौन से होते हैं? फाइटोप्लैंक्टन। फाइटोप्लैंक्टन, आप प्लांट लिख लीजिए डायरेक्ट। तो याद रखना है, प्लांट पानी के अंदर कोई बड़े बड़े पौधे नहीं होते हैं, जैसे ऐसे प्लांट तो नहीं देखने को मिलते ना। ऐसे प्लांट देखने को मिलते हैं जिनका वजन बहुत हल्का होता है। पानी के जो प्लांट है उनका वजन क्या है? बहुत कम है। क्यों? क्योंकि अगर ज्यादा वजन हो जाएगा तो तैरेंगे कैसे वो पानी में? समझ में आया? तो इसलिए पानी में जो प्लांट है वो प्लांट बहुत हल्के वजन के होते हैं, लाइट इन वेट होते हैं, बड़े पौधे देखने को नहीं मिलते हैं। ठीक, तो हम लोग किसका समझ रहे हैं? पिरामिड ऑफ नंबर। किसमें? एक्वेटिक में। तो ये प्लांट हो गया, ये आपका क्या हो गया? प्लांट को कौन खाएगा? जूप्लैंक्टन। बार बार बता दिया, केवल मैं समझा रहा हूं एक बार। जूप्लैंक्टन को छोटी मछलियां खाएंगी, स्मॉल फिशेज को लार्ज फिशेज। ठीक है, बताइए प्लांट की संख्या ज्यादा होगी, एल्गी ज्यादा होती है कि मछलियां ज्यादा होती हैं? संख्या किसकी ज्यादा होती है? तालाब में एल्गी या डायटम या पौधे, उनकी संख्या ज्यादा होती है। संख्या का पिरामिड बना रहे हैं ना, तो संख्या ज्यादा होगी, इसका मतलब ये ब्रॉड हो गया बेस। जैसे जैसे ऊपर जो प्लैंक्टन की संख्या और कम, छोटी मछलियां और कम, और बड़ी मछली और कम। भाई जितनी बड़ी मछली रहेंगी उनकी संख्या छोटी से जाहिर सी बात है कम, और बड़ी मछली छोटी को खाती है तो बड़ी वाली ऊपर रहेंगी, ऊपर का ट्रॉफिक लेवल रहेगा। जैसे जैसे ट्रॉफिक लेवल बढ़ेगा संख्या क्या हो रही है? घट रही है। इसका मतलब ये बेस हो गया ब्रॉड, एपिक्स हो गया नैरो। अगर यहाँ 1000 प्लांट हैं तो बड़ी मछलियों की संख्या उस एरिया में 10 होगी, पानी उतने पानी में। पानी में आया? ठीक। जंगल फॉरेस्ट में देखिए, फॉरेस्ट में उल्टा क्यों बनता है? अब तक सीधा बन रहा है नंबर, लेकिन फॉरेस्ट में नंबर का पिरामिड उल्टा है। क्यों? फॉरेस्ट बहुत बड़ा होता है। आप फॉरेस्ट में कोई छोटा सा एरिया ले लीजिए, सपोज करिए एक बहुत बड़ा पेड़ है, तो एक यहाँ पर ट्री है, एक पेड़ है, उस पेड़ पर बहुत सारी चिड़िया हो सकती हैं कि नहीं हो सकती हैं? एक पेड़ पर बहुत सारी चिड़िया हो सकती हैं। तो ट्री जो है वो प्लांट है, प्लांट को यहां रखेंगे। सपोज करिए प्लांट की संख्या मान लीजिए 1 है, तो उस पर पता नहीं कितनी बर्ड्स आएंगी, क्योंकि बर्ड्स का ट्रॉफिक लेवल तो दूसरा रहेगा ना। बर्ड्स क्या खाते हैं? प्लांट के सीड को खाते हैं। तो प्लांट फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल, ट्री जो होगा पेड़ वो पहला ट्रॉफिक लेवल, बर्ड्स सेकंड रहेगा। ठीक है, तो ये सेकंड, तो बर्ड की संख्या जाहिर सी है कि बहुत ज्यादा रहेगी, क्योंकि एक पेड़ पर जब इतनी चिड़िया हैं तो बहुत सारे पेड़ है तो बहुत सारी हो गई। तो ट्री की संख्या जंगल में कम होती है और बर्ड की संख्या ज्यादा है, इसलिए ये कम है और ये ज्यादा है, तो पिरामिड क्या हो जाता है? उल्टा। उल्टा समझ रहे हैं? अगर ये 1 है तो ये कितनी है? 100 है। ऊपर वाला ब्रॉड, नीचे वाला नैरो। अब प्रोड्यूसर्स को हमेशा यही रखा जाता है। ऐसा नहीं होता है कि जो एरिया ब्रॉड है वहां नीचे प्रोड्यूसर्स रहेंगे, ऊपर क्या रहेगा? कंज्यूमर्स रहता है। समझ में आया? तो ऊपर का एरिया हो गया ब्रॉड, तो ट्रायंगल उल्टा बन गया। आगे देखिए पिरामिड ऑफ बायोमास। पिरामिड ऑफ बायोम, वजन का। आपने संख्या काउंट करके पिरामिड बना लिया, आप उनका वजन तोलते हैं। ग्रासलैंड, खेत में, घास के मैदान में सीधा बनेगा। कैसे? जितना वजन पौधों का है, घास के मैदान में छोटे छोटे घास के पौधे मिलेंगे देखने को, उनका वजन तोल लीजिए। ठीक है, इसके बाद में ग्रासहॉपर का वजन तोलिए, फ्रॉग का वजन तोलिए, स्नेक का वजन तोलिए। किसका वजन जो है ज्यादा रहेगा? तो जाहिर सी बात है कि प्लांट का वजन ज्यादा रहेगा, क्योंकि प्लांट की संख्या इतनी ज्यादा है। आप सोच रहे होंगे कि स्नेक है, स्नेक का वजन तो ज्यादा आना चाहिए। नहीं, स्नेक की संख्या प्लांट की संख्या के कंपैरिजन में बहुत कम है। समझ में आ रहा ना? हो सकता है कि बहुत बड़ा खेत हो, उसमें एक स्नेक हो, अकेला स्नेक हो, लेकिन पौधे तो बहुत सारे हैं ना। तो पौधों की संख्या चूंकि बहुत ज्यादा है, तो जाहिर सी बात है वजन कितना भी कम हो पौधे का, लेकिन तब भी ज्यादा आएगा तोलने पर, ज्यादा आएगा तोलने पर स्नेक के कंपैरिजन में, क्योंकि इनकी संख्या बहुत कम है। जब संख्या का बना रहे थे पिरामिड, तो संख्या के हिसाब से तो ये ऊपर कम हो रहा था, वजन के हिसाब से भी पौधों का वजन ज्यादा आएगा ग्रासलैंड में। नहीं आ रहा समझ? आ रहा ना? हाँ, इनका वजन ज्यादा आएगा, स्नेक का वजन कम आएगा, फ्रॉग का वजन प्लांट से थोड़ा सा ज्यादा आएगा। ठीक है,
जो सीक्वेंस चल रही है इस हिसाब से होगा। तो ये हो गया। एक्वेटिक में आ जाइए, एक्वेटिक में उल्टा बनता है। यही देखिए, मैंने कहा था 2 जगह पिरामिड उल्टा बनता है, एक आपको समझा दिया, ये वाला पेड़ पर चिड़िया बैठी है वो पिरामिड उल्टा बन जाएगा, नंबर वाला है, लेकिन कौन सा वाला, नंबर। और वजन का पिरामिड कहां उल्टा बनेगा, पानी के अंदर, पॉन्ड में या रिवर में। वो कैसे देखिए बताएंगे। यहां क्या रखे हम, प्लांट रखे, कुछ और रखे हैं। ये एपेक्स नहीं मानेंगे इसको आप, ठीक है एपेक्स है, लेकिन ये शुरुआत यहां से हो रही है, ये बेस मानेंगे हम यहां। इसको क्या मानेंगे, बेस। भले ये नैरो है लेकिन इसको हम बेस मानेंगे। हम जानते हैं ट्रायंगल में नैरो चीज एपेक्स होती है, लेकिन चूंकि उल्टा बना हुआ है तो ये आपका बेस रहेगा। अब बेस पर क्या रखा जाता है, प्लांट। अब पानी में जो पौधे हैं उनका वजन तोड़ लीजिए, प्लांट हैं, प्लांट को कौन खाया, प्लांट को कौन खाया, जूप्लैंक्टन। जूप्लैंक्टन को स्मॉल फिशेस, छोटी मछलियां खाएं, और छोटी मछलियों को लार्ज फिशेस, बड़ी मछलियों ने खा लिया। किसी भी तालाब में जितने पौधे हैं, जितने भी पौधे हैं, चाहे छोटे पौधे चाहे बड़े पौधे, सबका वजन तोड़ लीजिए। इतना वजन नहीं आएगा जितना मछलियों का वजन आता है। छोटी देखिए पौधों का वजन कम रहेगा, हल्के होते हैं ना पौधे, लाइट इन वेट है, वजन कम रहेगा। लेकिन मछली, अगर एक मछली भी है बड़ी वाली, बड़ी एक मछली है, तो उसका वजन पौधों के वजन से बहुत ज्यादा आ जाएगा। समझ में आ रहा है। और छोटी तो ढेर सारी होती हैं, तो सबको जोड़ लेंगे तो जाहिर सी बात ज्यादा आएगा। तो छोटी मछलियों का वजन कम रहेगा, बड़ी मछलियों का वजन उससे ज्यादा रहेगा। समझ में आया, किसके कंपेरिजन में, प्लांट। इसलिए क्या बन गया ये इन्वर्टेड इन्वर्टर। समझ में आया क्यों बना। फॉरेस्ट में देख लीजिए, फॉरेस्ट में कैसा बनेगा बताएंगे, सीधा। क्यों बनेगा, क्योंकि ट्री, पेड़ का वजन, पेड़ का वजन, एक पेड़ पर चिड़िया बैठे हैं, एक पेड़ पर बर्ड्स हैं। नंबर का देखेंगे तो नंबर पे तो प्लांट अगर एक है तो चिड़ियों की संख्या ज्यादा होगी, तो उल्टा बन गया। लेकिन अगर वजन तोलेंगे तो ट्री का वजन ज्यादा आएगा। जो पेड़ का वजन बहुत ज्यादा रहेगा उसके कंपैरिजन में बर्ड्स का वजन कम रहेगा। समझ में आ रहा है चीज, उतना ज्यादा वजन नहीं रहेगा। तो ट्री का बायोमास ज्यादा है, और ट्री पर जो बर्ड्स हैं उनका बायोमास क्या है, कम, इसलिए ऊपर क्या हो जा रहा है, नैरो। एनर्जी का पिरामिड हमेशा सीधा बनता है। एनर्जी क्या बनता है, सीधा, ऊर्जा। क्योंकि देखिए अभी आपको बताया तीनों केसेस में एनर्जी का पिरामिड कैसा बनेगा, सीधा बनेगा, अपराइट बोलेंगे। कारण क्या है, क्योंकि फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल पर कौन रहता है हमेशा, प्लांट। सेकंड ट्रॉफिक लेवल पर हार्बीवोर्स, उसके बाद में कार्निवोर, इसके बाद टॉप कार्निवोर रहता है ना। जितनी एनर्जी यहाँ है, अगर यहाँ पर 1000 किलो जूल एनर्जी है तो आगे कितनी पहुंचेगी, 100, उसके ऊपर 10, उसके ऊपर 1, एनर्जी 10% जा रही है। तो एनर्जी ऊपर घटती है, हमेशा एनर्जी घटती है, इसलिए पिरामिड कैसा हो जाता है, अपराइट। नीचे एनर्जी ज्यादा, ऊपर एनर्जी। इसका लिमिटेशन क्या है, लास्ट लाइन बुक की दी हुई है, लिमिटेशंस ऑफ पिरामिड। लिमिटेशंस या ड्रॉबैक, क्या कमियां हैं पिरामिड की, कोई कमी है कि नहीं है। इकोलॉजिकल पिरामिड्स, क्या इससे सबको समझ में आ जाता है। इससे हमको ये पता लगता है किसी भी इकोसिस्टम में कितने प्लांट हैं, ठीक है, उनका नंबर कितना है, उनका वजन कितना है। लेकिन इससे कुछ चीजें पता नहीं लग पाती हैं। क्या क्या नहीं पता लगता, वो इसकी कमियां हैं। देखिए पहला ड्रॉबैक है डिकम्पोजर्स। इसमें जो आपको एनी प्लेस, इकोलॉजिकल पिरामिड में डिकम्पोजर्स को कहीं जगह नहीं मिली है। हम लोग क्या पढ़ते हैं, केवल हम पढ़ते हैं प्रोड्यूसर्स और कंज्यूमर, कहीं डिकम्पोजर्स का जिक्र नहीं किया जाता है। लेकिन डिकम्पोजर्स इस इकोसिस्टम में उनका भी बहुत बड़ा रोल है। अगर डिकम्पोजर्स नहीं रहेंगे तो हर जगह बदबू नजर आएगा, डेड बॉडी सड़ेगा नहीं। और डिकम्पोजर्स इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट होने के बावजूद भी उसको नहीं रखा गया है किसमें, पिरामिड में। ये उसकी एक सबसे बड़ी कमी है।
क्योंकि उसका बहुत बड़ा वैल्यू है, लेकिन फिर भी उसके बावजूद भी उसको नहीं रखते हैं। तो ड्रॉबैक है कि नहीं है? दूसरा ड्रॉबैक क्या है? एक ऑर्गेनिज्म एक से ज्यादा ट्रॉफिक लेवल पर रह सकता है। ध्यान सुन लीजिए, इसमें आपको प्लांट को देखिए, प्लांट तो T1 पर रहता है हमेशा, जाहिर सी बात है। प्लांट तो कहां रहेगा? T1, ठीक है। लेकिन प्लांट के बाद सोचिए, जैसे स्पैरो है, तो स्पैरो अगर प्लांट का सीड खा रही है तो T2 बन गया ना। और स्पैरो को किसी और ने खाया, T3 बन गया, वो बन गया। तो क्या स्पैरो हमेशा T2 पर ही रहती है? नहीं, स्पैरो T3 पर भी जा सकती है। तो इस पिरामिड में एक सबसे बड़ी कमी यह है कि अगर एक ऑर्गेनिज्म एक से ज्यादा लेवल पर रहता है तो उसका जिक्र नहीं किया गया इसमें, उसको कहीं दर्शाया नहीं गया है, ठीक है। हर ऑर्गेनिज्म का ट्रॉफिक लेवल फिक्स किया गया है, जबकि एक ऑर्गेनिज्म एक से ज्यादा ट्रॉफिक लेवल पर रह सकता है। जैसे देखिए, इसमें जानते हैं समस्या ये आएगी, अगर मान लीजिए आप पिरामिड बना रहे हैं और आपने स्पैरो को, एक बार आपने प्लांट को तो हम T1 पर रखते हैं, जाहिर सी बात है, आपने स्पैरो को कहां रख दिया? T2 पर रख दिया ना। और उसी स्पैरो को आप T3 पर भी तो रख सकते हैं। तो स्पैरो तो दो जगह आ गया ना, T2 पर भी आ गया, T3 पर। यहां पर भी अपनी संख्या बढ़ा रहा है, मतलब काउंटिंग में दोनों जगह दिखाएगा, यहां पर भी काउंटिंग में दिखाएगा और T3 पर भी काउंटिंग में दिखाएगा कि नहीं दिखाएगा? T3 पर जितने भी ऑर्गेनिज्म होंगे, स्पैरो के अलावा जो भी होगा, वो सब T3 पर रहेंगे। तो स्पैरो इसमें भी काउंटिंग में शो करेगा अपने आप को, इसमें भी शो करेगा, दो जगह शो कर रहा है, तो इसकी कमी हो गया। तो इसकी दूसरा ड्रॉबैक है, वन ऑर्गेनिज्म may occupy more than one trophic level, एक से ज्यादा ट्रॉफिक लेवल पर कोई ऑर्गेनिज्म रह सकता है। इसको, इस बात का क्लियरेंस पिरामिड में नहीं किया गया है, ठीक है। नॉट क्लियर्ड इन पिरामिड में इस बात को क्लियर नहीं करता है कि ऐसा कैसे होता है। एक और कोई लिमिटेशन है, लास्ट लाइन पढ़िए, बुक में सबसे लास्ट की लाइन, चैप्टर जहां फिनिश हो रहा है। यही दो लाइनें दी गई हैं, और कोई है? बताएंगे? पढ़ लीजिए थोड़ा सा, हमने जो दो आपको लाइन बताया है, क्या इसके अलावा कुछ लिखा हुआ है? अभी बंद नहीं करना है, अभी टाइम है, मैं क्वेश्चन कराना है, ठीक है। बोर हो गए हैं तो कोई बात नहीं है, थोड़ी देर क्वेश्चन कर लीजिए। पूरा चैप्टर का 2 पेज बाकी, ज्यादा क्वेश्चन नहीं था। देखिए, वहीं से स्टार्ट हो गया ये, पेज नंबर 1। बताते जाएंगे कौन कौन सा क्वेश्चन हो चुका है। हाँ, फर्स्ट हो गया था ना, ये वाला हो गया था, ये वाला, ये नहीं हुआ, बताएंगे इसमें। चलिए, प्राइमरी प्रोड्यूसर्स कौन है? प्राइमरी प्रोड्यूसर्स का मतलब प्लांट होता है, सीधी सी बात, प्लांट कैसे मैच करेगा? ग्रास। प्राइमरी कंज्यूमर, अच्छा, प्राइमरी कंज्यूमर को हर्बीवोर बोलेंगे कि कार्निवोर बोलेंगे? हर्बीवोर होता है, शाकाहारी, समझ में आया। सेकेंडरी कंज्यूमर जो होता है वो होता है फर्स्ट कार्निवोर। तो यहाँ प्राइमरी कंज्यूमर कौन है? हर्बीवोर होगा। घास कौन खाता है इसमें से? गोट खाती है, ठीक है, और कोई घास नहीं खाता ना, ठीक। और सेकेंडरी कंज्यूमर गोट हो गया, गोट हो गया? नहीं, गोट कैसे हो जाएगा? अरे गोट कैसे हो जाएगा? गोट तो सीधे प्राइमरी कंज्यूमर है ना। वुल्फ होगा, वुल्फ होगा, वुल्फ। तो गोट को कौन खा सकता है? भेड़िया। और भेड़िया को कौन खाएगा? लॉयन। तो लॉयन सबसे टॉप पर जाएगा, सेकेंडरी पर, यहाँ पर टर्सरी पर जाएगा। आया ना समझ में? हाँ, हाँ, ये हो गया है, ये बता दिया था लास्ट टाइम। अगर नहीं समझ में आया तो बताइए, बढ़ा दें आगे इसको, बता दिया था मैंने।
हालांकि टाइम है 15 मिनट, सब हो जाएगा, क्वेश्चन दिक्कत नहीं। ये बताइए इनकरेक्ट, ये भी बताया था। कोई भी इकोसिस्टम बहुत छोटा भी हो सकता है, जैसे पॉन्ड होता है, कोई बहुत बड़ा भी हो सकता है समुद्र की तरीके से। इट में भी एंथ्रोपोजेनिक। इकोसिस्टम में ह्यूमन का इंटरफेरेंस भी होता है, जैसे एक्वेरियम मनुष्य ने बनाया है, क्रॉप फील्ड मनुष्य बनाता है। इट में भी टेम्पोररी या परमानेंट, टेम्पोररी भी हो सकता है इकोसिस्टम और परमानेंट हो सकता है। जैसे क्रॉप का फील्ड टेम्पोररी है, आज खेती की जा रही है, कल को नहीं करेंगे, खत्म हो जाएगा, ठीक है। ये गलत है क्योंकि यहाँ पर नॉट रिसाइकलिंग लिखा, जबकि रिसाइकलिंग होना चाहिए, नॉट लिख दिया, समझ में आया। ये बताइए अभी क्वेश्चन है, अगर T4 पर 1000 है, T4 पर एनर्जी कितनी है? 1000 जूल एनर्जी T4 पर है, तो बताएंगे T1 पर कितनी एनर्जी रहनी चाहिए? T1 पर जितनी भी एनर्जी होगी उसका 10% T2, उसका 10% T3, उसका 10% T4। तो यहां जब लिखा 1000 तो उसके आगे आप 3 जीरो और बढ़ाएंगे, तब यहां की वैल्यू आएगी, नहीं आएगी? अरे यहां पर ये वाला रहेगा, इसका 10%, ये वाला यहां रहना चाहिए, तो इसका 10% निकालेंगे तो 1 जीरो कम हो जाएगा। इसके लिए 1 जीरो और हटाएंगे, इसके लिए 1 जीरो और हटाएंगे, तो आ जाएगा आपका 1000। नहीं, ये चौथा वाला, सॉरी चौथा, ठीक है। ये यहां पर रहेगा, 1 जीरो हटेगा T2 आ जाएगा, दूसरा जीरो हटेगा तो ये, और तीसरा हटेगा तो T3। समझ में आया ना? यही है ना? करके देख लो, रुक जाओ, इसको देखिए, यहां देखिए, मैं बता रहा हूं, यहां पर है ये 10 के आगे इतना है, ठीक है। T3 पर कितना होगा? 10 के आगे 2 जीरो, इस पर 10 के आगे नहीं, ये वाला आना चाहिए था, ठीक है। तब T4 पर कितनी जाएगी? T4 पर 1000 तभी तो जाएगी ना। 3 2 5 6, 3 2 5 ही लिखा है मैंने ना, 3 2 6, 1 जीरो और बढ़ेगा, ये लो जी, अब सही है, अब सही हो गया ना। ये बताइए, लिमिटेशन नहीं, अभी जो बताया मैंने, इकोलॉजिकल पिरामिड की कमी, सेप्रोफाइट को कहीं जगह नहीं मिली है, सही है। डिकम्पोजर्स को कहीं स्थान नहीं मिला है, सही है। ये लिमिटेशन है, पूछ रहा कौन सा लिमिटेशन नहीं है, ठीक है। इट एज्यूम ए सिंपल फूड चेन, एक और तुमने नहीं बताया, फूड वेब का जिक्र नहीं करते हैं पिरामिड में, कहीं पर फूड वेब का जिक्र नहीं किया जाता, जबकि नेचर में फूड वेब होता है, फूड चेन नहीं होती है सीधी सीधी, उसमें सीधा सीधा बात किया जाता है, ये भी सही है। इट एज्यूम ए सिंपल फूड चेन, ये एक साधारण फूड चेन को समझाता है, जबकि नेचर में क्या होता है ये कभी नहीं देखने को मिलता है, ये सही। एक एकोमोडेट ए फूड वेब, ये नहीं है, ये गलत है। पिरामिड में कभी फूड वेब, हाँ फूड वेब देखने को नहीं मिलता है ना, फूड वेब देखने को नहीं मिलता, नॉट ए लिमिटेशन। अच्छा रुक जाए, 1 सेकंड रुक जाइए, ये लिमिटेशन है, ये है, ये भी लिमिटेशन है, ठीक। ये वाला इट डज नॉट टेक अकाउंट द सेम स्पीसीज, ये भी बताया मैंने कि एक स्पीसीज एक से ज्यादा प्लेस पर हो सकती है, ये कहीं जिक्र नहीं किया था, ये भी कमी है, ये वाला नहीं है, ये समझ रहे हैं ना। ये बोल रहा है कि पिरामिड की कौन सी कमी नहीं है इसमें से, तो ये 3 तो कमियां हैं, ये वाली कमी नहीं है, क्यों? ये तो अच्छाई है उसकी, ठीक है। इट एकोमोडेट फूड वेब, ये वो फूड वेब को एकोमोडेट करता है, वो फूड वेब देखने को मिलता है, जबकि फूड वेब नहीं होता, फूड चेन होता है, फूड चेन, ये रॉन्ग लिखा उसने, इट डू नॉट एकोमोडेट द फूड वेब लिखना चाहिए, समझ में आया। ये GPP माइनस की R इक्वल टू NPP सही है, ये सही है ना। R क्या है यहाँ पर? रेस्पिरेटरी लॉस, रेस्पिरेटरी लॉस। इनकरेक्ट, आपको करेक्ट बताना है। डेट्रीवोर्स परफॉर्म द फ्रेगमेंटेशन, ये भी सही है। ह्यूमस फर्दर डिग्रेडेड बाय द कुछ माइक्रोब्स, ये भी सही है। वाटर सॉल्युबल इनऑर्गेनिक प्रोटॉन, ये भी सही है। डेट्रेटस फूड चेन बिगिंस विद द लिविंग, ये गलत। अर्थवर्म ब्रेक डाउन द इनटू सिंपल पार्ट्स, कैटाबॉलिज्म, ये गलत, इसको बोलते हैं फ्रेगमेंटेशन। नीचे के 2 लाइनें गलत हैं, ऊपर का लाइन सही है। ये पिछली बार मैंने करा दिया, इसलिए मैं फास्ट बढ़ जा रहा हूँ, ठीक है, ये हो गया पिछली बार।
इसलिए मैंने इस पर समझाया नहीं आपको। ये बताएंगे, ये भी हो गया है, डिकम्पोजिशन वाला सब हो गया है, इसमें कोई समस्या नहीं है। सेकंड पेज पर हम लोग थे। सक्सेशन वाला टॉपिक कट चुका है, ये हो चुका है, ह्यूमस वाला है। डिकम्पोजिशन नहीं बताना है। बताइए, पिरामिड ऑफ एनर्जी, ऑलवेज अपराइट एंड मोस्ट इफिशिएंट। एनर्जी का पिरामिड हमेशा सीधा होता है और इसकी इफिशिएंसी, इफिशिएंसी जानते हैं, एक्यूरेसी, एक्यूरेसी बहुत सही है, मतलब एक्यूरेट डाटा देगा आपको ये, तो डाटा एक्यूरेट मिलता है इससे, सही है। पिरामिड ऑफ बायोमास इन द सी जनरली इन्वर्टेड, समुद्र में बायोमास का पिरामिड उल्टा बनता है, सही है। एक्वाटिक इकोसिस्टम है ना, पानी वाला इकोसिस्टम है, वजन तोलेंगे तो इन्वर्टेड ही बनेगा, बनेगा ना। ये जानते हैं फ्रूगीवोरस बर्ड किसको बोलते हैं? फ्रूगीवोरस, जो फल खाते हैं, फल, ठीक है, हाँ, उनके बीज खाएंगी, फ्रूट खाएंगी, उनको बोलेंगे फ्रूगी। फाउंड इन द लार्ज नंबर इन द ट्रॉपिकल फॉरेस्ट, बोल रहा है जो ट्रॉपिकल जंगल हैं वहां पर फ्रूगीवोरस बर्ड्स बहुत देखने को मिलती हैं, ऐसी चिड़ियां जो फल खाती हैं। उनकी संख्या कहाँ ज्यादा होती है? ट्रॉपिकल फॉरेस्ट पर। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि सबसे ज्यादा प्रोडक्टिविटी कहाँ है? ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में है, सबसे ज्यादा खाना वहीं बनता है धरती पर, ठीक है। तो जब खाना वहां ज्यादा बनता है तो पेड़ बहुत ज्यादा देखने को मिलते हैं, फल ज्यादा होते होंगे। तो सबका कारण क्या है, क्यों खाना ज्यादा बनता है? क्योंकि वहां पर टेम्परेचर और रेनफॉल बहुत ज्यादा होता है। कहीं लिखा है ना, हाई एनुअल रेनफॉल, खाली इससे काम नहीं चलेगा, टेम्परेचर भी होना चाहिए। एबिलिटी ऑफ द फ्रूट थ्रू आउट द ईयर, टेम्परेचर कंडक्टिव फॉर देयर ब्रीडिंग, ये गलत है, ये लाइन सही है कि पूरे साल भर फल मिल जाते हैं वहां पर, इसलिए फल खाने वाली बर्ड्स की संख्या ज्यादा है। क्योंकि वहां जो जंगल है वो पूरी साल हरे भरे रहते हैं, सदाबहार जंगल होते हैं, पूरी साल रेनफॉल, पूरी साल मौसम गर्म, तो पूरा घने जंगल वहां देखने को मिलते हैं, तो चिड़िया भी बहुत ज्यादा मिलती हैं, ठीक है। ये बताएंगे अमाउंट ऑफ द बायोमास प्रोड्यूस पर यूनिट एरिया, ये तो हो गया था, ये हो गया था। नॉट करेक्ट, ये बताइए जल्दी से, करेक्ट नहीं है। पिरामिड ऑफ एनर्जी हमेशा सीधा होता है, ये सही है। पूछा है कौन सा करेक्ट नहीं है, नॉट करेक्ट मतलब रॉन्ग है। ऐसे भी तो लिख सकते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज रॉन्ग, तो ये सही है। पिरामिड ऑफ नंबर ग्रासलैंड, ये आपका सही है। पिरामिड ऑफ बायोमास, ये भी सही है। सी, पिरामिड ऑफ बायोमास इन द सी, ये गलत है। अपराइट हो, इन्वर्टेड होगा, वही वाली लाइन नीचे आ जाएगी, इन्वर्टेड, ठीक है। ये हो चुका है। और ये बताएंगे, ये बताइए ग्रीनलैंड इकोसिस्टम, ग्रीनलैंड इकोसिस्टम में, अच्छा ग्रास कहाँ आएगा? ग्रास आएगा आपका फर्स्ट T1 फर्स्ट टॉपिक लेवल, और रैबिट कहाँ आएगा? सेकंड। वल्चर कहाँ आएंगे? वल्चर, तो वल्चर आपके थर्ड या फोर्थ पर होते हैं वैसे। जैसे ग्रास को ग्रासोपर ने खाया तो ग्रासोपर सेकंड पर पहुंच गया, ग्रासोपर को स्नेक ने खाया, सॉरी फ्रॉग ने, फ्रॉग थर्ड हो गया, स्नेक 4 हो गया, वल्चर 5वां पहुंच गया। तो 5 तो दिया नहीं है, तो कोई जरूरी नहीं है कि जो है वल्चर हमेशा 5वें पर रहे। हो सकता है वल्चर डायरेक्ट किसी को खा सकता है, चौथे पर भी आ सकता है, समझ में आया? चौथे पर भी हो सकता है। फोर्थ ट्रॉफिक लेवल सबसे हाईएस्ट है यहाँ पर, वल्चर के लिए है। थर्ड किसको, थर्ड पे कौन रहेगा? अब थर्ड पे कौन रहेगा भाई? काऊ रहेगी। थर्ड पे कौन सा बताओ जी, काऊ कैसे रहेगा थर्ड पे? वल्चर गिद्ध होता है, और गिद्ध जो है जानवर को खाता है, इसलिए वो गिद्ध चौथे पर जाएगा। क्योंकि जिसको वो खाएगा, गिद्ध जिसको भी खाएगा, वो किसी भी जो है दूसरे मांसाहारी को, हाँ बताइए कुछ कह रहे हैं।
तो किस पर चला गया? डेड बॉडी पर खाया तो डेड बॉडी तो किसी की भी हो सकती है ना, डेड बॉडी प्लांट की भी हो सकती है, डेड बॉडी T2 की भी हो सकती है, T3 की भी हो सकती है। अच्छा ठीक है, अगर वल्चर को आप हटा दीजिए चौथे से तो काव को कहाँ ले जाएंगे? काव तीसरे पर होता है, फिर क्या? काव तीसरे पर होता है। हाँ कुछ लिखा है क्या? कुछ लिखा नहीं, काव कहीं जिक्र किया गया है, बताइए। काव के ऊपर वल्चर रहेगा, ये कह रहे हैं ना, जब काव मर जाएगी तब ना। तो ये जिंदे की बात हो रही है, ये जिंदे की बात हो रही है, ठीक है। अगर आप ठीक है, वल्चर मैं कह रहा हूँ चौथे पर, कोई बात नहीं, काव को तीसरे पर रखा गया है, ये समस्या है थोड़ी सी ना। काव को इसने थर्ड पर रखा हुआ है, जबकि काव थर्ड पर नहीं होती है। समझ में आया? फर्स्ट पर प्लांट है, सेकंड पर रैबिट। रैबिट हमेशा घास खाता है और कुछ नहीं खाता है, खाता है कभी? अच्छा, काव घास के अलावा कुछ और खा सकती है? ये थोड़ा सा सोचने वाला सवाल है, ये थोड़ा, या तो इसमें सवाल में कुछ मिस्टेक होगी या तो ये थिंकिंग वाला है जो समझ में नहीं आ रहा है ये। क्योंकि काव भी दिया है, रैबिट भी दिया है, तो काव तो इसके अलावा तो ऐसा नहीं है कि कुछ और खाएगी, ठीक है। थोड़ा सा इस सवाल को सोचना पड़ेगा। अरे ऑप्शन गया, उसको क्या करेंगे ऑप्शन, जब क्वेश्चन ही हमारा नहीं समझ में आ रहा हमको। देखिए बढ़ा लीजिए ऑप्शन, देखिए मिला लीजिए कोई, मैं बढ़ा देता हूँ। ये देखो पूरा दिख रहा है, ये आ गया ना आपको? हाँ क्या सही है? वो सब देखिए, आंसर छोड़ दीजिए आप, मैं आंसर पे नहीं जा रहा हूं, मैं इस पर जा रहा हूं कि यहाँ पर रैबिट भी दिया है, यहाँ पर काव भी दिया है, दोनों एक ही ट्रॉफिक लेवल पर लगभग होते हैं एक पर, तो दोनों को अलग कहाँ कर देंगे बताइए? दोनों को तो सेकंड पर रखा जाएगा ना, जबकि सेकंड का ऑप्शन एक ही जगह दिया हुआ है, तो वो एक ही से मिलेगा ना। चाहे सेकंड से आप या तो काव मिला लीजिए या तो रैबिट को मिला लीजिए, दोनों को तो नहीं मिला सकते हैं, दोनों कहीं आप मिलाया है कहीं क्या? अच्छा तो बताइए, तो मिलाया है तब देख लीजिए कौन सा कर रहे हैं, देख के बता दो किसमें मिलाया, अगर कहीं से दिख रहा है सेम ऑप्शन आपका। देखिए सेकंड, बी वाले को, बी को सेकंड और बी को थर्ड और बी को फर्स्ट से कहीं, देखिए बी वाले को फर्स्ट और थर्ड से कहीं मिलाया है सेम, केवल बी को थर्ड से मिलाया है, फर्स्ट से नहीं मिलाया उसने, समझ में आ रहा है? थर्ड से काव, इसके हिसाब से काव थर्ड पर आ रहा है, इस ऑप्शन के हिसाब से काव क्या आ रहा है, तो देखना पड़ेगा कि काव जो है घास के अलावा और क्या खाता है, ठीक है। क्यों? तभी तो थर्ड पर रखा गया है, देख के बता देंगे इसको क्यों ऐसा है, ठीक। ऐसा क्यों हो रहा है, आगे बढ़ जाइए। आपको स्टेटमेंट इनकरेक्ट बताना है, ये बताएंगे बायोमास डिक्रीज करता है फर्स्ट टू फोर्थ ट्रॉफिक लेवल। पहले ट्रॉफिक लेवल से चौथे पर जाने पर बायोमास घटता है कि बढ़ता है? आपने पिरामिड समझा था अभी ना, तो पिरामिड समझा था, तो बायोमास पहले ट्रॉफिक लेवल पर ज्यादा है कि लास्ट पर ज्यादा है? ज्यादातर जगहों पर बायोमास नीचे ज्यादा है, केवल पॉइंट को छोड़ दीजिए, तालाब के इकोसिस्टम में बायोमास फर्स्ट पर ज्यादा, फर्स्ट पर कम है और लास्ट पर ज्यादा है। बाकी सब जगह बायोमास फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल पर ज्यादा है, डिक्रीज करता है, ये सही लाइन है, ये सही है। एनर्जी कंटेंट इंक्रीज करेगा, ये गलत है। एनर्जी घटती है, एनर्जी डिक्रीज करेगा, बढ़ेगा नहीं। तीसरा क्या, नंबर ऑफ इंडिविजुअल डिक्रीज फ्रॉम फर्स्ट टू फोर्थ। नंबर बताइए, पहले से चौथे पर जाएंगे नंबर घटेगा कि बढ़ेगा? तो ज्यादातर केसेस में तो वो घटता है, एक जगह बढ़ता है, फॉरेस्ट में जब ट्री पर बर्ड्स बैठे हैं तो वो तो एक जगह है ना, ये ज्यादातर की बात हो रही है, मोस्ट कॉमन। तो मोस्ट कॉमन में नंबर क्या होता है, डिक्रीज, ये भी सही है। एनर्जी कंटेंट डिक्रीज करेगा, ये सही है। रॉन्ग कौन सा हुआ, सेकंड वाला, समझ में आया? ये हो गया। एक लास्ट और देख लीजिए, बस लास्ट देख लीजिए, 2 मिनट का टाइम लगेगा। रेट ऑफ डिकम्पोजिशन फास्ट कहाँ होगा?
डिकम्पोजिशन का रेट फास्टर सबसे ज्यादा कहां दिख रहा है? अगर डेट्राइटस में शुगर ज्यादा है तो डेट्राइट वार्म, मॉइस्ट, एरोबिक, 4 वाला सही है। समझ में आ गया? 4। ठीक, आगे बढ़, समझ में आना 4 होगा, पढ़ लीजिएगा। इकोलॉजिकल पिरामिड इन्वर्टेड ये भी कर ले जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ये हो गया, लास्ट हो गया। एक चैप्टर और बचा हुआ है, तो कल आप लोगों का फर्स्ट क्लास फिजिक्स का होगा, ध्यान सुन लीजिए। सेकंड केमिस्ट्री का होगा कल हमारा नहीं होगा, हमारा अगली बार, ठीक है? हाँ, क्योंकि एक चैप्टर बचा है, 2 दिन से ज्यादा नहीं लगेगा उसमें, हम 2 दिन में फिनिश कर देंगे। रिवीजन पता होना चाहिए। क्लास हो गया ऑफ, बता रहे थे ना, अगर चलेगा तो कराया जाएगा, नहीं चलेगा कोई बात